डॉक्टर करमवीर सिंह, सह-आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, बाबू शोभाराम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। प्यारे बच्चों, आज हम बीए पार्ट सेकंड का जो पेपर फर्स्ट है, प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं, इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा है अमेरिकी संविधान में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, इसको आगे बढ़ाते हुए आज हम अध्ययन करेंगे व्यवहार में शक्ति पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर इन प्रैक्टिस। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने शक्ति पृथक्करण के अर्थ के बारे में आपको बताया था कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का क्या अर्थ है और अमेरिका में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किस तरीके से काम कर रहा है, इस सभी पर आपको बातें बताई गई या इस पर हमने अध्ययन किया। आज हम व्यवहार में शक्ति पृथक्करण, इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी को मालूम होगा कि अमेरिका के संविधान में जो शासन के 3 विभाग हैं, उन तीनों विभागों को पृथक पृथक नहीं किया गया, बल्कि अधिक से अधिक एक दूसरे से स्वतंत्र करने की व्यवस्था की गई है या व्यवस्था है। राष्ट्रपति जनता का प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि है, आपको मालूम होगा, और उसे अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए कांग्रेस पर भी निर्भर नहीं रहना पड़ता। कांग्रेस उसे उसके पद से साधारणतः नहीं हटा सकती, आप सभी को मालूम होगा, क्योंकि ऐसा करने के लिए कांग्रेस को उसके विरुद्ध महाभियोग चलाना पड़ता है, जिसका चलना अत्यंत ही कठिन काम है, यानी कि महाभियोग आसानी से नहीं चलाया जाता है। तो कांग्रेस की अपनी स्थिति भी स्वतंत्र है, क्योंकि राष्ट्रपति उसका विघटन नहीं कर सकता। न्यायपालिका की स्थिति भी अपने आप में स्वतंत्र है, क्योंकि यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कांग्रेस करती है तथा उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, पर एक बार पद धारण करने के बाद न्यायाधीशों को महाभियोग की जो कठिन प्रक्रिया है, उसके सहारे के बिना नहीं हटाया जा सकता। यानी कि न्यायाधीशों को भी महाभियोग की कठिन जो प्रक्रिया उसके द्वारा ही हटाया जा सकता, वैसे नहीं हटाया जा सकता। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि इस प्रकार अमेरिकी संविधान की व्यवस्था के अनुसार शासन के विभिन्न अंग पृथक पृथक ही नहीं बल्कि परस्पर स्वतंत्र भी हैं, यानी कि अलग अलग तो हैं ही, और मतलब अपने आप में अपना विभाग एक प्रकार से स्वतंत्र रूप से कार्य भी करता है। एक विद्वान है फाइनर, उन्होंने अपना विचार मत किया कि अमेरिका का संविधान जानबूझकर एवं प्रयास करके शक्तियों का पृथक्करण पर एक विस्तृत निबंध बनाया गया था, और संविधान इस सिद्धांत पर चलने वाला सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख है। तो अमेरिका के संविधान में नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली भी अपने आप में बनी हुई है। सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस इन द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन कि व्यवहार में शक्ति पृथक्करण आपने पढ़ा या इसका अध्ययन किया या इसके बारे में जाना, उसी तरीके से अमेरिका के संविधान में नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली किस प्रकार से कार्य करती है, इसका अध्ययन करना भी बहुत ही आवश्यक है। तो अमेरिका के संविधान में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत अपनाया गया, मैंने आपको बताया, आप सभी को मालूम हो गया।
फिर भी संविधान निर्माता ये जानते थे कि यदि सरकार के एक अंग पर दूसरे अंग का थोड़ा भी नियंत्रण स्थापित न किया गया तो संभवतः ये सरकार का कोई भी अंग अपने क्षेत्र में निरंकुश हो जाएगा और उसमें कोई भी पारस्परिक सहयोग न रहे। ठीक है ना। तो मेडिसन जो विद्वान है उन्होंने बताया कि जो शक्तियों के पृथक्करण के मुख्य समर्थक भी कहे जाते हैं, स्वयं अपने समाचार पत्र, उन्होंने एक समाचार पत्र छापा था, उनका एक समाचार पत्र वितरित होता है जिनका नाम है फेडरलिस्ट। उसमें उन्होंने बताया या लिखा कि शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत का ये आश नहीं है कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का एक दूसरे से कोई संबंध न रहे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब तक ये तीनों अंग एक दूसरे से संबद्ध न किए जाएंगे और इस तरह से नहीं मिला दिए जाएंगे कि एक का नियंत्रण दूसरे पर स्थापित हो जाए, तब तक स्वतंत्र सरकार की स्थापना कदापि नहीं हो सकती। तो संविधान निर्माताओं के सामने यह भी तर्क दिया गया कि सरकार के एक अंग के पास असीमित शक्तियों का होना अत्याचार की परिभाषा होगी। इसलिए किसी भी अंग द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक अंग की शक्ति को दूसरे अंग की शक्ति नियंत्रण करे। इसलिए संविधान निर्माताओं ने शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत के साथ साथ नियंत्रण और संतुलन यानी कि चेक्स और बैलेंस की पद्धति को भी जोड़ दिया गया। तो अमेरिकी संविधान में इस सिद्धांत को अपनाकर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की कमियों को दूर करने और उनके लाभों को प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया। तो इस सिद्धांत का उद्देश्य यह है कि शक्ति पर शक्ति का नियंत्रण हो, ठीक है ना, ताकि सरकार का कोई भी अंग अपने क्षेत्र में अनियंत्रित शक्ति न रख सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शासन के विभिन्न अंगों को एक दूसरे के क्षेत्राधिकार में कुछ शक्ति प्रदान की गई, जिनका उदाहरण सहित मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि निम्न उदाहरण हैं जिनका उल्लेख करना यहाँ आवश्यक है, किस प्रकार से ये शक्ति प्रदान की गई उनके क्षेत्राधिकार में। जैसे सिस्टम ऑफ चेक्स ऑन कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस की शक्ति को नियंत्रित करने की व्यवस्था भी अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है। किस प्रकार से, आपको मालूम होगा कि कांग्रेस को व्यवस्थापन के क्षेत्र में शक्तियां दी गई हैं। जो कांग्रेस है वहाँ एक व्यवस्थापन के क्षेत्र में उनको शक्तियां दी गई है, किंतु राष्ट्रपति तथा न्यायालय द्वारा अवरोध की व्यवस्था भी की गई है। कांग्रेस किस प्रकार से की गई है कि कांग्रेस द्वारा पारित सभी विधेयकों के लिए ये आवश्यक है कि कानून बनने से पहले उन्हें राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है या राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो, तभी वो कानून का रूप धारण करते हैं। तो विधेयकों की स्वीकृति के विषय में राष्ट्रपति दो प्रकार के वीटो का प्रयोग कर सकता है। वो दो प्रकार के वीटो कौन कौन से हैं? एक वैधानिक वीटो और दूसरा परंपरागत वीटो, ठीक है ना। तो वैधानिक वीटो क्या है? वैधानिक वीटो निलंबन का निषेधाधिकार है और इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह किसी भी विधेयक को अस्वीकार कर सकता है या कर दे। पर साथ ही कांग्रेस को भी यह अधिकार है कि राष्ट्रपति द्वारा अस्वीकृत इस प्रकार के विधेयक जो हैं उनके बारे में पुनः पारित कर दे, उन विधेयक को पुनः पारित कर दे। तो ऐसी दिशा में कांग्रेस को ऐसे विधेयक को 2/3 बहुमत से पारित करना पड़ता है और तब राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति आवश्यक रूप से देनी पड़ती है। तो ये तो एक प्रकार से वैधानिक वीटो हुआ। राष्ट्रपति द्वारा प्रयुक्त दूसरा जो वीटो है, जिनको परंपरागत निषेधाधिकार भी कहते हैं या आप अपने दूसरे रूप में पॉकेट वीटो भी कह सकते हैं, इसका प्रयोग राष्ट्रपति कांग्रेस के अधिवेशन के अंतिम 10 दिनों में ही कर सकता है और संविधान के अनुसार राष्ट्रपति किसी विधेयक को 10 दिन में स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता है। तो इस प्रकार कांग्रेस के अधिवेशन के अंतिम जो 10 दिन है, 10 दिनों में जिन विधेयक को राष्ट्रपति अपने जेब में रख ले वे स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। तो व्यवस्थापिका के व्यवस्थापन अधिकार पर यह एक ऐसा नियंत्रण है जिसका बड़ा महत्व है। उन सभी विधेयकों की स्वीकृति के लिए कांग्रेस को राष्ट्रपति पर निर्भर करना पड़ता है, जिन्हें वह अपने अधिवेशन के अंतिम 10 दिनों में पारित
करती है। तो कांग्रेस पर न्यायपालिका का भी नियंत्रण रहता है। न्यायपालिका कांग्रेस के कार्यों को पुनरावलोकन कर सकती है और यदि वो कार्य संविधान की व्यवस्था के प्रतिकूल हों तो उन्हें अवैध भी घोषित कर सकती है। तो ये कांग्रेस की शक्तियों को नियंत्रित करने की व्यवस्था अमेरिका के संविधान में की गई है कि किस प्रकार से जो कांग्रेस अपना विधेयक पारित करती है और वो विधेयक किस प्रकार से राष्ट्रपति उसको रोक सकता है, राष्ट्रपति की स्वीकृति लेना आवश्यक होती है। राष्ट्रपति को दो प्रकार के जो मैंने आपको वीटो बताए, वैधानिक वीटो और परंपरागत वीटो, जिसे पॉकेट वीटो भी कहा जाता है, वो किस प्रकार से राष्ट्रपति अपना इसमें काम करता है, किस प्रकार से न्यायपालिका अपना कार्य करती है। दूसरा ये तो हुआ कांग्रेस की शक्ति को नियंत्रित करने की व्यवस्था, यानी कि कांग्रेस की जो शक्ति है उसको नियंत्रित करने की व्यवस्था अमेरिका के संविधान में की गई है। दूसरी जो बात है राष्ट्रपति को नियंत्रित करने की व्यवस्था, अर्थात राष्ट्रपति को भी वहां नियंत्रित करने की व्यवस्था है। सिस्टम ऑफ चेक्स ऑफ द प्रेसिडेंट। ये किस प्रकार से है कि संविधान द्वारा राष्ट्रपति को कार्यपालिका की शक्तियां दी गई हैं। आपको मैंने आपको पहले ही बता दिया गया था। उदाहरण के रूप में ये बताऊं कि वह युद्ध और शांति की घोषणा के लिए परिस्थिति उत्पन्न कर सकता है, परंतु वह ऐसी घोषणा केवल कांग्रेस की स्वीकृति से ही कर सकता है। राष्ट्रपति कांग्रेस की अनुमति के बिना जनता पर टैक्स नहीं लगा सकता। बजट की स्वीकृति कांग्रेस से लेनी पड़ती है। राष्ट्रपति सीनेट की स्वीकृति के बिना नियुक्तियां नहीं कर सकता। राष्ट्रपति के द्वारा की गई संधियां उसे समय लागू हो सकती हैं, जबकि सीनेट के द्वारा उसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाए। प्रथम महायुद्ध की समाप्ति के पश्चात अमेरिका के राष्ट्रपति जो विल्सन के अथक प्रयासों से वर्साई की संधि तैयार की गई तथा राष्ट्रमंडल की भी स्थापना की गई, परंतु अमेरिका की सीनेट ने दोनों पर अपनी स्वीकृति नहीं दी। तो फलतः क्या हुआ कि अमेरिका राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बन सका। इसके अतिरिक्त कांग्रेस राष्ट्रपति को देशद्रोह, रिश्वत, संविधान का उल्लंघन करने तथा अन्य गंभीर अपराधों के करने पर महाभियोग के द्वारा हटा सकती है। अब ये एक अलग बात है कि महाभियोग चलाना एक दुष्कर कार्य है या कठिन कार्य है, लेकिन महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को तो हटाया जा सकता है। इस पर राष्ट्रपति पर कांग्रेस का नियंत्रण रहता है। सर्वोच्च न्यायालय भी न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति द्वारा राष्ट्रपति की शक्तियों को नियंत्रित करता है। यदि राष्ट्रपति कार्य संविधान के प्रतिकूल है तो वह इन्हें अवैध भी घोषित कर सकता है। तीसरी बात क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय को नियंत्रित करने की व्यवस्था भी है, यानी सर्वोच्च न्यायालय को किस प्रकार से नियंत्रित किया जाए। सिस्टम ऑफ चेक ऑफ द जुडिशरी, यानी कि आपने कांग्रेस की शक्ति को नियंत्रण करने की व्यवस्था देखी, राष्ट्रपति को नियंत्रित करने की व्यवस्था देखी, उसी प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय को नियंत्रित करने की व्यवस्था के रूप में ये कहा जा सकता है कि अमेरिका के संविधान में न्यायपालिका को भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। यह स्थान तीसरा अंग है। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति तथा कांग्रेस के द्वारा बनाए हुए किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है यदि वह संविधान के विरुद्ध हो तो, परंतु कांग्रेस और राष्ट्रपति भी न्यायालय को अनेक तरह से नियंत्रित करती है। कांग्रेस कानून बनाकर न्यायाधीशों की संख्या को घटा बढ़ा सकती है। न्यायाधीशों को कांग्रेस महाभियोग के द्वारा भी हटा सकती है। कांग्रेस न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्तों को कानून द्वारा घटा या बढ़ा भी सकती है। ये संघीय न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार को सीमित कर सकती है। यदि सर्वोच्च न्यायालय को कोई अनुचित निर्णय दे तो कांग्रेस संविधान में संशोधन करके उसे उचित घोषित कर सकती है और लागू भी कर सकती है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि न्यायपालिका द्वारा दंडित किसी व्यक्ति को क्षमा कर दे, उसका दंड कम कर दे अथवा दंड को स्थगित कर दे। एक विद्वान है हरमन फाइनर, उन्होंने बताया कि संविधान निर्माताओं के संविधान संबंधी सभी प्रयोजन पूर्ण हुए हों ऐसी बात तो नहीं, किंतु शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को क्रियान्वित करने में उन्हें पूर्ण सफलता मिली है। बियर्ड एक नामक विद्वान है, उन्होंने भी अपने शब्दों में कहा कि चाहे शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत कुछ खामियां हों, फिर भी यह सिद्धांत अमेरिकी शासन व्यवस्था की प्रधान विशेषता है और यह तथ्य अमेरिकी शासन और राजनीति के स्पष्ट व्यवहार में बार बार प्रकट हो चुका है। तो ये शक्ति पृथक्करण का जो एक सिद्धांत है, इसकी व्याख्या हुई। अब नेक्स्ट जो आपकी ऑनलाइन कक्षा होगी, इसमें इसकी क्रिटिसिज्म यानी कि आलोचना के बारे में अध्ययन करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।